नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड में बीजेपी की उम्मीदों को और बुलंद करेंगे। 19 नवंबर को दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड में योगी सरकार और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनावी प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। मोदी के इस दौरे के जरिए बीजेपी बुंदेलखंड में अपनी चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए तैयारी कर रही है और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू हुए झांसी जलसा उत्सव का समापन प्रधानमंत्री करेंगे। रक्षा क्षेत्र में सरकार की योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही देश की रक्षा के प्रति संकल्प, शौर्य, पराक्रम और बलिदान की भारतीय परंपरा की झलक से झांसी जलसा ऐतिहासिक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान बुंदेलखंड के लोगों को अरबों रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे और प्रधानमंत्री लगभग दर्जन भर योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। महोबा और झांसी में 2 जनसभाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड में बीजेपी का चुनावी एजेंडा सेट करेंगे। बुंदेलखंड के जिन 2 स्थानों का चयन किया गया, वो दोनों स्थान शूरवीरता, शौर्य, पराक्रम और मातृभूमि के लिए मर मिटने वाली वीर योद्धाओं की कर्मस्थली के रूप में पहचानी जाती है। और 19 नवंबर को प्रधानमंत्री वीर योद्धा आल्हा उदल की सरजमी महोबा और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि झांसी में होंगे। और इसी कार्यक्रमों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। जरा जानने की कोशिश करेंगे कि इन कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री के आगमन के बाद कितनी चीजों में बदलाव होता है और क्या वाकई में इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलती है। और बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी हुंकार भरेंगे तो इसका कितना असर आम जनता पे होगा, कितनी हवा में बदलाव होगा। राजनीतिक हवा जो इस वक्त बहती हुई नजर आ रही है, आखिर वो किस तरफ, किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये सभी चीजें देखने वाली हैं। लेकिन पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड की बारी है और इससे पहले आपने देखा कि पूर्वांचल में एक बड़ा तोहफा एक्सप्रेसवे के जरिए दिया गया, लेकिन अब पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड की तरफ प्रधानमंत्री की नजर है। और बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मिशन बुंदेलखंड है, 22 का रोड मैप है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बुंदेलखंड पे भी नजर है। और पूर्वांचल में जब इससे पहले एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई तो जाहिर तौर पर यह माना गया और भारतीय सेना के जो फाइटर जेट हैं उनको एक्सप्रेसवे पर उतार करके दिखाने की कोशिश की कि भारतीय सैन्य क्षमताओं को और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। और इसमें न सिर्फ भारत की ताकत बड़ी है बल्कि उत्तर प्रदेश की इसमें भूमिका नजर आती है। और इसीलिए इन सभी चीजों को गौर करते हुए प्रधानमंत्री की नजर अब बुंदेलखंड पर भी है, क्योंकि हर एक वो क्षेत्र जहां पर यह माना जाता है कि बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है, लेकिन उन सभी इलाकों को, उन सभी क्षेत्रों को, उन सभी हलकों को साधने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। लेकिन इसीलिए नजर बार बार कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड की बारी है। और बुंदेलखंड से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे तो झांसी और महोबा को अरबों की सौगात दी जाएगी। इसमें झांसी और महोबा ये 2 बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जानी है और इसी को लेकर के नजर भी है। लेकिन कितना इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ले पाती है, कितना इस आने वाले समय में इसको बुना पाती है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री के इन कार्यक्रमों को लेकर के अक्सर जो कहा जाता है कि हवा बदल रही है या बदल जाती है, तो कितनी हवा में परिवर्तन होगा, किस तरफ हवा की राजनीतिक तौर पर बयार बहने लगेगी, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। लेकिन जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ साफ होता नजर आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से ताकत झोंकी जा रही है। इसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तमाम अन्य जो राजनीतिक दल हैं, चाहे एसपी हो, ये सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि उनकी किसी भी तरीके से कोई कमी रह जाए, कोई कोर कसर रहे, और इसीलिए पुरजोर तरीके से इस चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब झांसी और महोबा के लोगों को सौगात देंगे, अरबों रुपए की सौगात देने जा रहे हैं, तो कितना जो लोग हैं वो कनेक्ट हो पाते हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से इन सभी कामों को लेकर के फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में वापसी कर पाएगी, या फिर इस बार अखिलेश यादव जो कि लगातार
ये उम्मीद में हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? वहीं कांग्रेस पार्टी भी बड़ी उम्मीद में है। एक लंबे अरसे से सत्ता से दूर रहने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार पुरजोर तरीके से कोशिश में है कि वो भी वापसी कर पाए। लेकिन कितना उनकी इस वापसी में दम है, या कितना उनके जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, रैलियां की जा रही हैं, कितना उसके जरिए कार्यकर्ताओं में ताकत दी जा रही है, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। लेकिन वही मायावती का भी जिक्र है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपनी पूरी तरीके से ताकत लेकर के अब इस चुनावी रण में उतर चुकी हैं और वो भी अलग अलग समय पर कार्यक्रम करती हुई नजर आती हैं और अपने जो खास वोटर हैं, और अब अक्सर उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो पिछड़ा वर्ग को आगे लेकर के चलने वाली हैं। तो क्या असल मायने में जिस पिछड़ा वर्ग का साथ लेकर के अक्सर एक पहचान बसपा की रहती है, क्या वो वोट जो है वो क्या अभी भी बसपा के पास है या फिर इधर उधर बढ़ता हुआ नजर आएगा? ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। लेकिन पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड की बारी है और प्रधानमंत्री की नजर अब बुंदेलखंड पे भी है। तो ऐसे में बड़ी योजनाएं, बड़ी सौगात बुंदेलखंड के लोगों को मिलने जा रही हैं। झांसी, महोबा, दो ऐसे इलाके जहां पर पूरी नजर है, पूरा फोकस है, और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री जब चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं इस इलाके से भी, तो कितना इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। लेकिन विकास का एक बड़ा विषय है। विकास को लेकर के बार बार ही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की जो बयार है वो फिलहाल बहती हुई नजर आ रही है। विपक्षी खेमा हालांकि सवाल इस पर खड़े करता है। विपक्षी खेमा बार बार ये कहता है कि सिर्फ फीता काटा जा रहा है, सिर्फ घोषणाएं की जा रही हैं, असल मायने में जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। तो इन्हीं सभी चीजों को जरा समझने की हम कोशिश करेंगे। आपसे कुछ ही देर बाद हम हमारे साथ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि क्या असल में जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। क्योंकि बड़ा सवाल यहां पर विपक्षी खेमे की तरफ से सरकार के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी उठाया जाता है। हाल ही में जो हुई घटनाएं हैं, व्यापारी की चाहे घटना हो, चाहे तमाम दूसरे अन्य विषय हों, इन सभी को लेकर के, लखीमपुर खीरी घटना को लेकर के तो जाहिर तौर पर बड़ा सवाल उठ ही रहा है। लेकिन अब क्या इसमें नजर आता है, कितना इसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता ये कहते हैं कि पहले के मुकाबले चीजें बेहतर हो पाई हैं, लेकिन कितनी चीजें बेहतर हो पाई हैं जरा वो भी समझने वाली चीजें हैं। और इसीलिए आपको ये जरा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों की तासीर को आप समझिए और आपको ये देख करके समझ में आएगा कि कितना पहले से बेहतर उत्तर प्रदेश हो पाया, जिसका बार बार दावा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और साथ ही साथ विपक्षी खेमा जो कि बार बार ये कह रहा है कि ना तो रोजगार मिला है और ना ही चीजें पहले के मुकाबले बेहतर हो पाई हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले के मुकाबले और भी ज्यादा खराब हो गई है। तो ये जो चीजें हैं ये कितना असर डालती हैं, ये देखने वाली चीजें हैं। लेकिन लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जब इस एक्सप्रेसवे पर उतरते हैं उस वक्त की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन साथ ही अब इसके बाद जो अगला टारगेट है वो बुंदेलखंड पर है। बुंदेलखंड पर नजर आकर के टिकी है। बुंदेलखंड में कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके, पूर्वांचल के लोगों को एक बड़ी सौगात दी गई। लेकिन अब इसके बाद बुंदेलखंड की बारी भी है। बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री चुनावी हुंकार भरेंगे और प्रधानमंत्री के इस चुनावी हुंकार से कितनी चीजें बदलेंगी। झांसी और महोबा को अरबों रुपए की सौगात मिलने जा रही है। तो मोदी का मिशन बुंदेलखंड है और इस मिशन बुंदेलखंड को सार्थक करने के लिए कितने कदम अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और क्या वाकई में इसमें सफलता बीजेपी को मिल पा रही है। जनता का समर्थन जिसके लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि पहले के मुकाबले चीजें बेहतर हुई हैं, तो क्या वाकई में चीजें किस दिशा में बेहतर हो पाई हैं, क्या वाकई में इस आने वाले चुनाव के अंदर चीजें बहुत हद तक सुधरी हैं, बेहतर हो पाई हैं, चाहे विकास का विषय हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे तमाम अन्य विषय हों, चाहे किसानों को लेकर के जिक्र हो। क्योंकि बार बार किसानों का जो मुद्दा है ये घूम फिर करके यही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद ये बहुत हद तक तय होगा कि आगे किसानों का आंदोलन चलना है या कितना आगे तक चलना है, ये सब कुछ तय होगा। चलिए जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप यशवर्धन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिलीप जी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रशांत उमराव भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत प्रशांत उमराव आपके साथ ही कर रहा हूँ।
इससे पहले तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात दी गई, प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्वांचल के लोगों को साधने की कोशिश की गई, लेकिन अब नजर बुंदेलखंड पर है। बुंदेलखंड के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, अरबों रुपए की योजनाएं हैं, लेकिन वहीं सवाल भी कई उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आप सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, जमीन पर क्या उतार करके दिया है, और पिछली सरकारों से तुलना बार बार की जा रही है। प्रशांत जी जरा जवाब दीजिए। देखिए, जमीन पर भी हम उतारने का काम किया है। जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है उसी तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी 75% काम कंप्लीट हो गया, उसका भी शीघ्र उद्घाटन होगा। इसके अलावा जो डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा झांसी में बनने वाला है। उसी में से झांसी में जो डिफेंस कॉरिडोर बनना है उसमें से एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन कल माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसमें 400 करोड़ की लागत से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लड़ाकू हेलीकॉप्टर बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट बने काम हो रहा है। इसके अलावा चित्रकूट में हवाई अड्डा हमने बनाया है। ललितपुर हवाई पट्टी जो थी वहां पर उसको हम एयरपोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं। 91 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश औद्योगिक कॉरिडोर, और सबसे मुख्य जो है अर्जुन सहायक नहर परियोजना, जो माननीय वाजपेयी जी द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई थी और पिछली सरकारों में काम पेंडिंग रहा 3,000 करोड़ की लागत से। प्रशांत जी, आप जरा अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए, एक बारी फ्रेम आप अपना थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। फ्रेम में क्या समस्या है? हाँ, इसको रोटेट कर लीजिए एक बारी। हाँ, ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। अर्जुन सहायक नहर परियोजना से 4 लाख किसानों को खेती और पीने का पानी का ये लाभ मिलेगा, और ये 3,000 करोड़ की लागत से परियोजना बनने वाली पिछले कई सालों से लंबित थी। और इसके अलावा हर घर नल योजना से 30,000 ग्राम पंचायतों में उत्तर प्रदेश में पीने का पानी, टैप वाटर दिए जाने का काम किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी झांसी बनी है। भारतीय जल बुंदेलखंड जल परियोजना से पीने का पानी का उपलब्ध कराया जा रहा है बुंदेलखंड। ये बहुत सारी योजनाएं बुंदेलखंड में देने का काम किया जा रहा है हमारे द्वारा, क्योंकि पिछले कई सालों में बुंदेलखंड को साइड किया गया था, साइडलाइन जैसा रहा था, वहाँ विकास परियोजनाएं नहीं थी। इसलिए हम उसको हर मामलों में, हर मौके में उसको पूरे उत्तर प्रदेश के साथ कदम से कदम ताल मिला करके चले, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों में कितनी सार्थकता नजर आ रही है दिलीप यशवर्धन जी? ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव कह रहे हैं कि हमने बहुत हद तक जो जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पाए थे, जो एक लंबे समय से पिछड़ापन इस पूरे इलाके के अंदर देखा गया था, बुंदेलखंड की जनता जो है अपने आप को अलग मान करके चल रही थी, लेकिन अब उसको विकास के इस रास्ते के साथ जोड़ करके नजर आता है कि हमने बुनियादी चीजें दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, लेकिन सार्थकता इसमें कितनी है, कितना आपको सही लगता है? क्या वाकई में ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? दिलीप जी। आयुष जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। उससे पहले एक छोटा सा मेरा सवाल, मेरा नाम शुभेंदु है जी। शुभेंदु जी, सॉरी, मेरा एक छोटा सा सवाल है प्रशांत जी से, उसके बाद पूछ लीजिएगा कि ये स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या है। ये प्रशांत जी प्लीज यहाँ आज बता देंगे। देखिए, जो बुंदेलखंड है उसकी पौराणिक मान्यता बहुत ज्यादा है, ऐतिहासिक मान्यता भी बहुत ज्यादा है, और राजनीतिक मान्यता और ज्यादा है। और वहां की जमीन राजनीति की नजर से बड़ी फर्टाइल है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेशली वो जमीन बड़ी फर्टाइल है। लेकिन वो जमीन जो वहां के लोगों की भूख मिटा दे, उसकी फर्टिलिटी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भूखमरी सबसे बड़ी समस्या है बुंदेलखंड, पानी सबसे बड़ी समस्या है बुंदेलखंड की। अभी प्रशांत जी बता रहे थे कि जो नहर परियोजना 3,000 करोड़ की, उसको आप क्रियान्वयन में लेके आ रहे हैं, लेकिन कब लेकर के आएंगे? 5 साल की सरकार तो सर गुजर गई। अब इलेक्शन के टाइम पर आपको क्यों याद आ रहा है कि वहां के लोगों को भूख है, वहां के लोगों को पानी की जरूरत है? ये तो निरंतर जरूरत है लोगों की। रोटी, कपड़ा और मकान तो बड़ी बेसिक सी जरूरत है। और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी बुंदेलखंड की जो बेसिक जरूरतें हैं वो आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं, और वहां की जनता आज तक उन चीजों के लिए तरस रही है। और इस चुनाव तक ये जो घोषणाएं हो रही हैं, मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो धरातल पर उतर आए, उनका क्रियान्वयन वैसे ही हो जाए जैसे कि उनकी घोषणाएं शब्दों में करी जा रही हैं। लेकिन ऐसा होता नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड कोई आज से परेशान नहीं है, ये आजादी के बाद से लगातार परेशान है, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है। वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो होता है उसका श्रेय मैं किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं देता हूं, क्योंकि ग्रेजुअल डेवलपमेंट कभी कभी समय की मांग होती है। बहुत सारे डेवलपमेंट समय के साथ हो जाते हैं, लेकिन जो समय की मांग होती है, जो डेवलपमेंट जिस समय चाहिए होता है, बुंदेलखंड को जब जिस डेवलपमेंट की जरूरत थी, तब वो डेवलपमेंट किसी राजनीतिक पार्टी ने आज तक नहीं दिया है, और आगे भी देगा। इस पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा जरूर। प्रशांत जी हालांकि मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन इस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। और एक क्वेश्चन मार्क आने वाले कई चुनावों तक रहेगा। देखिए, कॉरिडोर बना देना, मैं मानता हूं कॉरिडोर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने से मेरी बेसिक जरूरतें, वहां के लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं।
सड़क बन जाने से, एक्सप्रेसवे बन जाने से वहां के लोगों को पानी नहीं यही तो दिलीप जी यही तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इससे पहले तक किसी ने इस पर भी गौर नहीं किया था। सर आपने भी तो नहीं किया, हाँ। 4.5 साल की साल आपकी सरकार, आपकी भी तो हाँ, बीत गई। बिल्कुल 4.5 साल की सरकार आपकी भी तो बीत गई, अब तो 2 महीने रह गए हैं आपके हाँ। चुनाव में। तो ये तो मैं क्यों ना इस बात को कहूं कि अब जो आप घोषणा कर रहे हैं वो हाँ। चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं, करिए। हाँ। चुनाव के मद्देनजर घोषणा करना जरूरी होता है, घोषणाएं होनी चाहिए, घोषणाएं होगी तभी उनका क्रियान्वयन होगा। लेकिन आप घोषणाओं के साथ साथ वहां के लोगों की जो जरूरत है ठीक वो है, पूरी करिए, ठीक है, उसको पूरी करिए। प्रशांत जी जवाब दीजिए। ये जो समय की मांग होती है, बदलाव तो समय की मांग है। एक सवाल प्रशांत जी से जरूर पूछ लीजिएगा हाँ। कि स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या है, ये जरूर बता दें। ठीक है, प्रशांत जी जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, ये हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं उनका हम उद्घाटन कर रहे हैं। अर्जुन सहायक नहर परियोजना जो है, इससे 4 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। खेती के लिए पानी उपलब्ध होगा और पीने के लिए पानी का उपलब्ध होगा। ये जो पिछले कई सालों से प्रोजेक्ट लंबित था, उसका ये क्रियान्वयन होने जा रहा है। इसके अलावा जो ये डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है, उसके तहत जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका उद्घाटन हो रहा है। इससे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट बनेंगे। इससे भी वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, लाभ मिलेगा और सेना को जो माल की सप्लाई होगी। इसके अलावा जो 30,000 गाँव में, ग्राम पंचायतों में टैप वाटर का सप्लाई हो रहा है, उसका भी ऑलरेडी काम चल रहा है। उसका भी सप्लाई पानी होना स्टार्ट हो गया। 30,000 गाँव में टैप वाटर से पानी सप्लाई हो रहा है। तो ये हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम घोषणा करें कि आगे होने वाला है, ये हो चुका है। उसका हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। चित्रकूट हवाई अड्डा क्रियान्वयन में है, उसका चालू हो गया है। ललितपुर जो हवाई पट्टी थी, उसको एयरपोर्ट बनाने के लिए आगे प्रक्रिया में काम चल रहा है, उसके जमीन का अध्ययन काम चल रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे जो काम है। और जब कहते हैं कि अगर एक्सप्रेसवे बनाने से क्या होगा, एक्सप्रेसवे बनाने से ही, जब तक एक्सप्रेसवे आप इंफ्रा नहीं डेवलप करेंगे तो आगे कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी, बाकी चीजें वहां पर उपलब्ध नहीं होंगी। इसलिए एक्सप्रेसवे बनाना वहां पे आवश्यक है। चलिए, आप कह रहे हैं कि रोजगार भी इसको साथ मिलेगा, रोजगार इससे मिल पाएगा, लेकिन इसके लिए भी तो कोई रोड मैप होगा। अगर एक्सप्रेसवे आप कह रहे हैं कि आप एक्सप्रेसवे बनने से जो रोजगार है वो बहुत हद तक उपलब्ध हो पाएंगे, तो इसके लिए भी तो कोई रोड मैप होगा। बिल्कुल रोड मैप है। अगर जब तक एक्सप्रेस वहां पर कनेक्टिविटी के साधन नहीं होंगे, इसलिए सबसे पहले कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया कि हवाई अड्डा बने। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बहुत 5-7 सालों से हो गया। यहाँ पर कितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ये बता दीजिए सर। कितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया आपने लखनऊ के अंदर? ये तो बहुत सालों से एक्सप्रेस वे रनिंग है, वेल रनिंग है। उद्घाटन नहीं करना है, बनाना नहीं है, प्रोजेक्शन नहीं है, इट इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, वेल रनिंग है। लखनऊ में कितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ? आप लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर की हालत देख लीजिए जाकर के। गड्ढे हैं बहुत बड़े बड़े वहां पर। जो आपका कॉमर्शियल प्लेस है, जहां से इस प्रदेश को इकोनॉमी मिलती है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के वेयर हाउसेस बने हुए हैं, सीएनएफ बने हुए हैं, स्टॉकिस्ट हैं बड़े बड़े। और वो एरिया आपने इसीलिए डेवलप किया था कि उसको हम ट्रांसपोर्ट नगर बनाएंगे ताकि बिजनेस को ईज मिले। ठीक है, सब ठीक है, मिल रही है। ठीक है। इस बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि इससे पहले पूर्वांचल के ऊपर नजर थी, लेकिन अब सीधे सीधे फोकस जो है वो बुंदेलखंड के ऊपर किया जा रहा है। और उम्मीद यही है कि बुंदेलखंड के लोगों को जब बड़ी सौगात मिलने जा रही है तो इसका बड़ा फायदा भी होगा। आपको वाकई में नजर आता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इस न सिर्फ इस कॉरिडोर की वजह से लोगों को आसानी होगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, बल्कि इससे जो आर्थिक तौर पर मजबूती है प्रदेश के लोगों को, वो भी मिल पाएगी। नजर आता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है ये सबके समझ में आता है। आधे अधूरे काम का ये लोग उद्घाटन कर देते हैं और जनता उसको सब देख रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि सत्ता पर आने में उनकी सरकार में बुंदेलखंड में तिल और सरसों के तेल के सरकारी प्लांट लगाए जाएंगे। जिले के कुरारा कस्बे में विजय यात्रा के दौरान भी अखिलेश यादव जी ने पत्रकारों से कहा कि हम बुंदेलखंड में तिल और सरसों का वृहद उत्पादन करने में सक्षम है, हम वहाँ की जनता सक्षम है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं और उसके लिए हम सरकारी प्लांट लगाएंगे और उसका ब्रांड बनाएंगे ताकि विदेशों से भी सरसों का तेल जो मिलावटी हो रही है वो रोका जा सके। इनकी सरकार के मंत्री क्या कहते हैं कि साहब सरसों का तेल इसलिए महंगा हो गया आजकल क्योंकि उसमें मिलावट नहीं। क्या आप मिलावट वाला तेल सरसों का तेल देना चाहते हो? यूपी के हमीरपुर सहित पूरे बुंदेलखंड की 19 सीटों में समाजवादी सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा की धनराशि से लाखों गरीबों को मुफ्त सूखा राहत सामग्री के पैकेट बांटे। लगातार 4 महीने तक हम लोगों ने 16,50,000 गरीबों को करीब राशन की दुकानों में मुफ्त गेहूं और चावल भी बंटवाए। फिर भी उनकी पार्टी एक भी कैंडिडेट ने हमारा नहीं जीत पाया वहां पे।
बात उस चीज की नहीं, हमारा विजन विकास का विजन है। मुफ्त खाद्यान्न वितरण से सरकार को 36 करोड़ का करीब खर्च करनी पड़ी उस पर राशि, लेकिन दोबारा सत्ते में आने में हम हमीरपुर में फिर उसको लाएंगे और आते ही उसको लगा देंगे। रही बात पिछली बार हमीरपुर सहित पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें हम, तो वहां सूखा पड़ा हुआ था, उससे पहले ओलावृष्टि हुई, फिर बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन इस सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया। हमारी सरकार में जब ये हुआ था तो 2015 में हमने करीब 1,38,757 पीड़ित किसानों को 168 करोड़ की धनराशि मुहैया कराई। तो हम किसानों के बारे में भी सोचते हैं, हम बेरोजगारी के मुद्दे पे इनसे पूछते हैं कितने रोजगार वहां सृजित कर दिए। अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक साहब की बात सुन रहा था, उनका एकदम बात सही है। आप बताओ तो लखनऊ में जब गड्ढे हैं, आप कहते हो आपने प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया, और उसके लिए क्यों आपको बजट जारी करना पड़ता है सितंबर में कि हम प्रदेश को 1100 करोड़ का बजट जारी हो रहा है कि हम गड्ढे से फिर भरेंगे। ऐसी क्या आवश्यकता आती है कि हर साल आपको गड्ढे भरने के लिए आपको बजट उन्मुक्त करना पड़ता है? किस गुणवत्ता की सरकार सड़क बना रहे हो? हाँ। तो ये बड़े प्रशांत जी जवाब दीजिए जरा। ये गड्ढा मुक्त सड़क से लेकर के जो रोजगार तक का संकट है और परेशानी जो है आज भी लोगों के सामने है, कितना बदलाव हुआ? अब तो आपकी सरकार थी, कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। निश्चित तौर पर बदलाव हुआ। 4.5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और सब जगह विकास हो रहा है। और जो लोगों ने केवल अपना कर दिया, उसके बाद भी ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस चलने लायक नहीं था। ये दिसंबर 2016 का अखबार की कटिंग है, उसके बावजूद जो श्रेय लेते हैं कि हमने उद्घाटन कर दिया, उसके बावजूद मैनपुर में 4 पुलों का उसमें उद्घाटन नहीं होता, ये एक्सप्रेस वे चलने लायक नहीं था, और ये कहते हैं हमने उद्घाटन कर दिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे उद्घाटन के बाद नवंबर में प्रशांत जी 8 महीने बाद उस पर सारी उद्घाटन कर दिया। मैं बिल्कुल आंकड़े में दिसंबर 2016 के अखबार की कटिंग खोल के बैठा हूँ, हमारे सरकार के समय की नहीं है। उस समय मैं आपको बता रहा हूँ, आपके उद्घाटन आप बात सुनेंगे, कटिंग लेके मत बैठिए। कटिंग तो न्यूज़पेपरों की आपके लिए बहुत निकल के आ रही, बहुत सारी चीजें कि 40 लाख खर्च हो गए, आपकी PWD से पैसा रिलीज हुआ, क्या कहते हैं अमित शाह जी के रैली के लिए। ये तो कटिंग मत दिखाइए, कटिंग दिखाने बैठूंगा तो थक जाओगे। आपके एक्सप्रेस पे 2000 करोड़ का काम हमने कराया, 80% काम करके आप श्रेय लेते रहे, 20% काम 2000 करोड़ काम आपने कराया, कहां से कराया साहब? वो आपका पैसा है कि टैक्स? नहीं, अभिषेक राय जी, प्रशांत उमराव, डॉक्टर अभिषेक राय, प्रशांत उमराव इससे पहले ये कह रहे थे कि हमने जो है वो बहुत हद तक काम किया, लेकिन इससे पहले खास करके बुंदेलखंड के लोगों के लिए क्या बड़ा काम किया गया? इससे पहले की जो सरकारें थी वो भी जिम्मेदार है, मौजूदा वक्त की सरकार तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि बुंदेलखंड के अंदर अगर काम होना है या जो बुनियादी चीजें हैं वो अगर अब इतनी देर बाद उनको मुहैया हो पा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं जितनी भी सरकारें रही हैं, आज की सरकार और इससे पहले की जितनी सरकार, उन सभी की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है। हाँ। मैंने आपको हमीरपुर के बारे में बताया, अभी हमने सामग्री के बारे में बताया, हमने वहां की ओलावृष्टि के बारे में बताया। अभी मैं और बताता हूँ आपको, 50,000 गरीब महिलाओं को हमीरपुर जिले में समाजवादी पेंशन में 30,000 रुपए मिले, और उनका कहना है कि समाजवादी सूखा राहत के जो पैकेट दिए गए थे उनसे उन्होंने 4 महीने तक मुफ्त में खाद्यान्न रहा। खस्ता हाल हमीरपुर कल्पी मार्ग को 4 लेन में बदला हम लोगों ने, और हजारों बच्चों को लैपटॉप दिए। क्या वो लैपटॉप जो हमने बांटे, हमने उसमें वो नहीं किया, वो बुंदेलखंड को में भी गया, वो पश्चिम में भी गया, पूर्वांचल में गया, अवध में भी बटा, उत्तर प्रदेश के सारे उसमें बेल्ट में बदा, और उसी की वजह से कोरोना सेकंड वेव में हो रहा। हमने 108 समाजवादी एम्बुलेंस दी जिसका इन लोगों ने नाम बदला, हमने डायल 100 दिया जिसका इन्होंने नाम बदला, हमने 1090 शुरू किया जिसका इन्होंने नाम बदला। तो आप बताएं ना, हमने तो उत्तर प्रदेश के विकास का एक मार्ग नया दिखाया, हमने दिखाया कि इस तरीके से विकास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस को सबसे ज्यादा सशक्तिकरण का काम समाजवादी पार्टी में हुआ। इन्होंने क्या किया? सिर्फ आके नाम बदल दिया। ये नाम बदलने और रंग बदलने में बहुत माहिर, ये इन लोगों के पास। प्रशांत जी जवाब दीजिए, प्रशांत उमराव जी जवाब दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 40 लाख लोगों को आवास दिए गए। 40 लाख मतलब 2 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर लाभ हुआ। 80 करोड़ लोगों को देश में 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 30,000 ग्राम पंचायतों में टैप वाटर सप्लाई किया जा रहा है, और जिसका सबसे अधिक लाभ आवास, फ्री आवास का और टैप वाटर सप्लाई का सबसे अधिक लाभ पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लोगों को मिल रहा है। ये उनको जेन्युइन लाभ मिल रहा है, जो लाभ उनको अब तक मिल चुका है। जो पानी
की समस्या थी, पानी की समस्या की अर्जुन सागर नहर योजना परियोजना की जा रही है, ताकि 4 लाख किसानों से अधिक किसानों को पीने का पानी और उनको कृषि के लिए ये लाभ मिलेगा। और जो रोजगार की बात है, जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसका मैक्सिमम हिस्सा झांसी में इसलिए बन रहा है कि झांसी में बनने से ही बुंदेलखंड के मैक्सिमम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। जो वहाँ पे टैंक बनेंगे और बाकी चीजें सेना के सामान, नौसेना के सामान बनेंगे, उसका उनका लाभ मिलेगा। इस और कनेक्टिविटी के लिए ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। 75% काम कंप्लीट होगा, शीघ्र उसका भी उद्घाटन होगा। ललितपुर एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, जो हवाई पट्टी थी उसको एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। चित्रकूट हवाई अड्डा ऑपरेशनल है, उस पे काम चल रहा है। और जब ये कनेक्टिविटी के साधन उपलब्ध होंगे, निश्चित तौर पर जो बाकी हिस्सों से वो जुड़ेगा, इटावा से जुड़ेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस से, और इसको कॉरिडोर को भी जोड़ा जा रहा है, तो ये निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के क्षेत्र को बड़े पैमाने पर लाभ मिलने वाला है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ कुलभूषण त्रिपाठी जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कुलभूषण जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन मैं जरा अब आपसे सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि बुंदेलखंड के लोगों के लिए इससे पहले तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस वक्त की सरकार में बुंदेलखंड के लोगों के लिए बड़ी सौगात देने जा रही है। और क्या आपको लगता है कि इसका फायदा आप लोगों को मिलने जा रहा है? निश्चित तौर पे अगर जो कल की खबरें देखी जाएं, और हमारी नेता और हमारी प्रभारी महासचिव आदरणीय प्रियंका जी कल वहां गई थी और उन्होंने सीधा संवाद वहां की महिलाओं से किया था, और आप देखेंगे कि वहां की बच्चियां और वहां की महिलाएं कह रही हैं कि हमारे जीवन की अवस्था क्या है, क्या वहां की स्थिति है। निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय से बुंदेलखंड विकास की दौड़ में पीछे छूटा हुआ है, और अभी भी वहां जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जिन्हें हम जन सुविधाएं कहते हैं, उनका भी लाभ वहां की जनता को नहीं मिल रहा है। आखिर कब तक हम बुंदेलखंड को पिछड़ा हुआ छोड़े रहेंगे? और इस सरकार के बारे में तो यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ आंकड़े दे देना और सिर्फ ये बता देना ये हो जाएगा। 4.5 साल में आपने धरातल पे हकीकत में क्या काम किया है? वहां आप पानी तक नहीं दे पाए हैं, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, संचार परिवहन का कोई एक ढांचा नहीं आप खड़ा कर पाए हैं, और दावा आप ये कर रहे हैं कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश को एक ही नजर से देखा है। बुंदेलखंड की तरफ तो आपने देखा ही नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का जो हाल है वो अभी तक आप सुध नहीं ले रहे हैं। सिर्फ पूर्वांचल पे आप केंद्रित रहे, और वो भी पूर्वांचल में आप क्या दे पाए? पूरे उत्तर प्रदेश की बदहाली उसी तरह की है जैसी कि बुंदेलखंड में है। हाँ, निश्चित तौर पे 4.5 साल में बुंदेलखंड में कोई नया काम नहीं हुआ है। जो वहां की जनता कह रही है, वहां की लड़कियों के लिए, वहां की शिक्षाओं के लिए, और महिलाओं का कल का संवाद तमाम टेलीविजन चैनल्स पे आपके यहां भी ये दिखाई पड़ा, वहां की खबरें कि किस तरह से वहां लोग कह रहे हैं। तो बदहाली तो बहुत ज्यादा है, और उस पर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। और वहां सबसे पहले तो जो जन सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनके लिए काम करना पड़ेगा। वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है, और उनके लिए अभी तक कोई ठोस नीति इनके पास नहीं है। ठीक है दिलीप जी, मैं जरा ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो बदहाली का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि जो बुंदेलखंड है उसकी बदहाली बनी हुई है, ये आज की सरकार की, यानी कि 4.5 साल से ज्यादा समय से बदहाली बनी हुई है, इससे पहले से बनी आई है? नहीं, इसके लिए हर सरकार जिम्मेदार है। मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेता हूं, मैं तो सरकारों को दोष देता हूं, क्योंकि सरकार ही डेवलपमेंट का काम करती है। पार्टियां तो खाली उसका श्रेय लेती कि मैंने कराया, कोई राजनीतिक पार्टी काम नहीं कराती है। जो भी काम होता है वो सरकार के फंड से होता है, और सरकार का फंड जनता के टैक्सेस से बढ़ता है। उसमें राजनीतिक पार्टियों का कहीं कोई रोल नहीं होता, बल्कि राजनीतिक पार्टियां तो उस सरकारी कोष से पैसा लेती कुछ नहीं है। तो जो इस देश में डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट का श्रेय भी पुरानी सरकारों को जाता है, और जो बदहाली है उसका श्रेय भी पुरानी सरकारों को जाएगा, बिल्कुल जाएगा। समाजवादी पार्टी को भी इसका दोष लगेगा, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी भी इस प्रदेश में रही है, उसको भी इसका दोष लगेगा। क्योंकि अगर इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और आप इस प्रदेश पर 2, 3, 4 टर्म से राज करके बैठे हुए हैं, और आप ताल ठोकते हैं कि आपने पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट कर दिया, तो कहीं कोई डेवलपमेंट ऐसा दिखाई दे रहा है। इसका दोष आपके सर भी मढ़ा जाएगा। इसको आप इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे आदमी अपना घर का ड्राइंग रूम बड़ा बढ़िया सजा लेता है ना, लेकिन जैसे ही आप किचन के अंदर जाएंगे तो वहां टूटे बर्तन मिलेंगे, और बेडरूम में चले जाएंगे तो फटी चादर और फटा गद्दा मिलेगा। वही हाल इस प्रदेश का है कि हाईवे बना करके, एक्सप्रेसवे बना करके, एयरपोर्ट बना करके, कॉरिडोर बना करके हमने ड्राइंग रूम बहुत अच्छा कर दिया है, लेकिन साहब जिस बिस्तर पे मुझे सोना है, जहां मुझे चैन की नींद आएगी, वो बिस्तर अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। ड्राइंग रूम जहां मेहमान आएगा, 2 कप चाय पिएगा, आधा घंटा बैठेगा, मेरी तारीफ करेगा और चला जाएगा। लेकिन जिस बिस्तर पे मुझे चैन से सोना है, जहां मेरी बेसिक जरूरत पूरी होगी, वो बिस्तर अभी तक मुझे आरामदायक नहीं मिल रहा। ये जनता की मूलभूत शिकायत है, लेकिन जनता क्या करे। हाँ, ठीक है। इस बीच हमारे साथ एसबी से प्रवक्ता जैनेंद्र अर्कवंशी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र जी, ये जो कहा जा रहा है ना कि गेस्ट अगर आएगा, यानी कि जो इन्वेस्टर आएगा उत्तर प्रदेश में,
तो ये जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, यही जो गेस्ट आता है आपके घर में उत्तर प्रदेश में, वो दूरी बना देता है। यहाँ पर तो बिजली नहीं है, यहाँ पर तो बुनियादी चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ पर काम कैसे होगा, बिजनेस कैसे होगा, और इसलिए रोजगार का संकट बना रहता है। जी शुभेंदु भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने खुद मान लिया कि बिजली नहीं है या पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है 4.5 साल बाद भी। देखिए, मैं पिछली सरकारों की बात इस वजह से नहीं करूंगा कि पिछली सरकार को तो बदल के जनता ने इसको परखा, और मैं बता दूं कि 2018 में भी एक समिट हुआ था जिसमें 1059 MOU साइन हुए थे और लगभग 4,28,000 करोड़ का विकास की बातें की गई थी कि यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे और 4,28,000 करोड़ रुपया उद्योगपति निवेश करेंगे। उसमें से केवल 39,000 करोड़ रुपया धरातल पे उतरा है, और वो भी कोई नई परियोजनाएं नहीं है, वो जो पहले से चल रही थी उन्हीं में उन्होंने लगा दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। अगले साल फिर इन्होंने इन्वेस्टर समिट किया था, उसका कुछ अता ही पता नहीं है कि कितने MOU साइन हुए थे और कितने नहीं हुए थे, और उसका आज की डेट में क्या धरातल पे काम हुआ है, तो उसका कुछ अता पता नहीं है। रही बात बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड की मूलभूत समस्याएं वही हैं जो पूरे प्रदेश की हैं। इसमें चाहे आप बिजली ले लीजिए, चाहे पानी ले लीजिए। पानी के लिए आज मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि पूरे देश में आज भी लगभग 11% आबादी 200 मीटर दूर से पानी लेके आती है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में भी जाहिर सी बात है ऐसे लोग रहे होंगे। बिजली की जहां तक बात है, बिजली इतनी महंगी कर दी है कि किसान की बुंदेलखंड जो पहले तो सूखे की मार से तड़पता था, और जो सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता है उसके लिए ट्यूबवेल लगाया जाता है, तो बिजली इतनी महंगी कर दी है कि सब्सिडी के बाद भी जो गन्ना किसान है या बाकी किसान है, तो गन्ना किसानों का आंकड़ा ये कहता है कि पहले जो एक फसल उनकी गन्ने की 7,000 रुपए बिजली के दाम में हो जाती थी, उसी फसल के लिए 22,000 रुपया और 23,000 रुपया के बीच में आज की डेट में लगाना पड़ रहा है। बुंदेलखंड नहीं, पूरे प्रदेश के किसानों को। ये बुंदेलखंड की भी बात है, ये पूर्वांचल की भी बात है, ये पश्चिम की भी बात है। ठीक है, लेकिन स्मार्ट सिटी का शुरुआत में जिक्र हो रहा था, लेकिन स्मार्ट सिटी क्या है? क्योंकि बुंदेलखंड जैसे जो पिछड़े हुए इलाके हैं, यहाँ पर अगर बिजली आ जाए, पानी मिल जाए, सड़क अगर बन जाए, तो यही स्मार्ट सिटी के तौर पर लोग मान लेते हैं। प्रशांत उमराव जी, ये जो 4.5 साल से ज्यादा का जो कार्यकाल है, इसको लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है बिजली, पानी, सड़क कुछ भी नहीं, लेकिन आखिर में चुनाव का जब समय नजदीक आ चुका है, तो अब बड़े बड़े तोहफे, बड़े बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े कार्यक्रम, और उनके जरिए कहा जाता है कि आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। बुंदेलखंड में 18 घंटे बिजली दी जा रही है और पूरे प्रदेश में 18 से 24 घंटे बिजली मिल रही है। दूसरी बात, जब तक आप किसी क्षेत्र में इंफ्रा डेवलप नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रीज कैसे आएंगे और वहां पे बाकी रोजगार के साधन उपलब्ध कैसे होंगे। और स्मार्ट सिटी वो होती है जहाँ पे आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, वहाँ सूचना क्रांति के साधन उपलब्ध हो, यातायात के साधन उपलब्ध हो, इसलिए उसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, जिस रूप में झांसी को डेवलप किया जा रहा है। और कांग्रेस प्रवक्ता भी तकरीरें कर रहे थे, इनकी तो जो नेता है स्वयं कविता चुरा रही हैं। एक सुमित्र उपाध्याय नाम के कवि ने आरोप लगाया कि उनकी कविता इन्होंने चोरी कर ली, और जो वो कविता दूसरे प्रसंग में लिखी गई थी उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए उसका उपयोग कर लिया। जिनके पति और मायका दोनों बेल पे हों, इनके पति जमीन चोरी करते थे, ये कविता चोरी कर रही हैं। नहीं, छोड़ दीजिए ना, वो विषय नहीं है, सीख देती है। ठीक है, वो विषय नहीं है। बोलेंगे तो जवाब देना पड़ेगा ना। किसी की कविता का जिक्र करना कविता चोरी होती है। अरे बिल्कुल चोरी होती है। किसी दूसरे प्रसंग में लिखी गई कविता दूसरे प्रसंग में आप राजनीतिक लाभ के लिए उसका प्रयोग करेंगे, बोला जाएगा ना। दिनकर की कविताएं सब लोग कोट करते हैं, दिनकर साहब की कविताएं चोरी होती है। प्रशांत जी, जब मुद्दे नहीं होते हैं, मैं पूछता हूं, आपने 2019 के चुनाव से पहले जो बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाया था, जो आपके संकल्प पत्र की घोषणा थी, पेज नंबर तो क्लेम कर रहा है ना कि आपने कविता चोरी की 15 पे। नहीं, आप क्लेम नहीं, बुंदेलखंड विकास बोर्ड आपने लोकसभा चुनाव से पहले गठित किया था, उसमें मानवेंद्र सिंह साहब आपने अध्यक्ष बनाए थे। आप मुझे सिर्फ 2-3 काम गिना दीजिए कि 19 में चुनाव से पहले आप विकास बोर्ड बनाते हैं और आज तक विकास बोर्ड ने क्या काम किया धरातल पे। एक काम आप बता दीजिए, विकास बोर्ड की कितनी बैठकें हुई, बुंदेलखंड विकास बोर्ड ने क्या कार्य किया। आपके संकल्प पत्र में भी था, और चुनाव से पहले 2019 में वोट चाहिए था तो आपने घोषणा भी कर दी, आपने उसे 11 सदस्यीय बोर्ड बना के खड़ा कर दिया। उस बोर्ड का एक काम आपके पास बताने को नहीं होगा, ये सिर्फ आपके आंकड़े और लफाजी होती है, इसके अलावा जमीन पे आप कुछ नहीं करते। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रशांत जी, जवाब दीजिए। जमीन पे लगातार बुंदेलखंड में काम हो रहा है। बुंदेलखंड विकास बोर्ड मीटिंग हुई भाई, बताइए ना क्या काम हुआ, 2-1 काम बता दीजिए प्रशांत उमराव साहब।
पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सबसे अधिक मीटिंग्स बता योजनाओं का लाभ दिया दीजिए, जा रहा है। मीटिंग्स। बुंदेलखंड में सबसे अधिक चाहे पानी की व्यवस्था हो, इसके लिए काम हो रहा है। साहब, इनकी सरकार को यह भी नहीं पता कि अध्यक्ष किसको बनाए थे, सदस्य किसको डॉक्टर बनाए अभिषेक थे, राय, उनके भी आंकड़े इनके पास नहीं है। डॉक्टर अभिषेक विपक्ष तो राय। ये लिए बैठा है कि ठीक है। अध्यक्ष कौन था और कितने सदस्य थे, प्रधानमंत्री के कितने आने के गैर बाद ये कहा सरकारी, जा रहा है कितने कि सरकारी जो हवा है ना सदस्य थे। राजनीतिक उस माहौल जो विकास है बोर्ड को वो सिर्फ बदल आपने जाएगा। एजेंडे के लिए क्या बनाया, वाकई काम में? के लिए नहीं ठीक है सर, बनाया। ठीक है। जनता ये समझ रही है कि जमीन पर काम होना बड़ा जरूरी है, लेकिन अगर कोई बड़ा नेता आ जाए, वो अगर भाषण दे दे, कुछ कह दे, तो उसका ज्यादा प्रभाव होगा या जमीन पर लोग जो देख रहे हैं उसका प्रभाव होगा? क्योंकि ये माना जा रहा है, कई पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये कैंपेन होगा, वो आएंगे, 2 रैलियों को वो संबोधित करेंगे, तो उसके बाद जो हवा जो है वो पॉलिटिकल हवा वो बदल जाएगी। अभिषेक राय वही जी, चीज बोला, हाँ, अर्जुन सहायक नगर परियोजना का उद्घाटन हो रहा है। हाँ, और जो ठीक है। परियोजना कंप्लीट हो चुकी है 3000 करोड़ की योजना ठीक है सर, ठीक है, इससे 4 लाख ठीक है, किसानों को अभिषेक लाभ होगा। अभिषेक राय जी, शुभेंदु जी ये कंफ्यूज है, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि ये उद्घाटन कर रहे हैं या रैली कर रहे हैं। ठीक है, ये हर उद्घाटन के कार्यक्रम को रैली बनाए हुए हैं, उसमें पूरी तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। अभी इनकी एक सुल्तानपुर में जो उद्घाटन हुआ एक्सप्रेस वे का, आज तक यात्री मारे मारे घूम रहे हैं, उन्हें बसें नहीं मिल रही हैं। हर लोकल अखबार की खबर है कि बस अड्डे पे बसें नहीं मिल रही, क्योंकि सारी बसें तो सुल्तानपुर चली गई प्रधानमंत्री जी की रैली कराने। हम अखिलेश जी की तरह केवल घोषणा नहीं करते, हम डिलीवर कर रहे हैं जो हमने ठीक है सर, ठीक है, यानी कि आप डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अभिषेक राय जी, डॉक्टर अभिषेक राय, मेरा सवाल आपसे था, जरा जवाब दीजिए सर। जनेंद्र जी आता हूं उसके बाद में आपके पास। डॉक्टर अभिषेक राय, मेरा सवाल यह है कि कैंपेनिंग को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे, उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरेंगे, तो उसके बाद जो हवा है, सियासी हवा बदलने लगेगी। कैंपेनिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। क्या असल मायने में ऐसा आपको नजर आता है? जनता ये देखेगी कि जमीन पर क्या काम हुआ है, या फिर जो वादे किए जाएंगे, जो हवा बनेगी, उसका असर होगा? देखिए शुभेंद्र जी, 4 साल से मोदी जी को समय नहीं मिला था बुंदेलखंड आने का, और जब चुनाव आया तो बुंदेलखंड की धरती पे पहुंच गए वोट बैंक के लिए। ठीक है, ये सरकार से दिखावे की सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। आप, एक कहावत है मुझे याद आती है, ठगाई जो होती है ना ठाठ से होती है, और मोदी जी समेत योगी जी पूरी भाजपा को यह पता है कि जनता को कैसे ठगना, कितने ठाठ बाट से चलते हैं। जनता को ठगने के लिए बड़े बड़े इवेंट होते हैं, बड़े बड़े योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जैसे 2 करोड़ सालाना रोजगार, 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, ये सब जैसे हो गया ना कि काला धन वापस लाएंगे, ये सारे चुनावी जुमले साबित हो रहे हैं और इनकी हवा निकलने वाली है। देश को विकास का ठाठ दिखाने करके विनाश लाने वाले, या प्रदेश में रामराज का सपना दिखाकर रावण राज को सुशासन बताने वाले, जनता इनका क्या हाल करेगी इनको पता है। अमित शाह जी ने क्या कहा कि भाई भरत जी युद्ध में आ गए थे, आजमगढ़ में कहा, और उनसे राम जी ने कहा कि आप जाकर उनसे सुशासन सीख लो। तो ये रामराज लाने की बात कर रहे हैं, जिनको रामायण ही नहीं पता, ठीक है, जिनको रामायण के बारे में ही ज्ञान ना, चलिए ठीक है, ठीक है। भरत जी से जनेंद्र बात अर्पण जी, वो लक्ष्मण जी से बात हुई थी। ठीक है सर, जनेंद्र तो मैं एक बात कह रहा हूँ शुभेंद्र भाई, मेरी बात सुन ले। मैंने वही बोला ना कि इनके पास अभी क्या कहते हैं, कांग्रेस के हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने मुंह की बात छीन ली कि जो बुंदेलखंड जो पैनल बना उसकी कितनी मीटिंग हुई, ये नहीं बता पाएंगे। ये देखे ना, तथ्य दूसरी तरफ ले जाएंगे। उन्होंने क्या काम किया ग्राउंड जीरो पे, ये नहीं बता पाएंगे, ये नहीं बताइए, कहेंगे ना हवा हवाई बात, लिखी लिखाई बात। ठीक है, लेकिन जनता तो देख रही है, जनता को असल मायने में समझ में आ रहा है कितना काम हुआ, उनके सामने क्या है और कितने उनसे दावे किए जा रहे हैं, कितने वादे किए जा रहे हैं। जनेंद्र, जरा जल्दी से रिएक्शन। शुभेंदु भाई, मैं प्रशांत भाई ने एक उल्लेख किया कि बिजली का ऐसे किया, हमने वैसे किया। मैं इनको बता दूं इनकी जानकारी के लिए, बिजली विभाग में ही अभी नोएडा में 1000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है, और अगर गाजियाबाद में भी चेक कर लिया जाए, इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, और बिजली विभाग के लोगों की मिली भगत से नीचे से ऊपर तक पैसा ट्रेवल कर रहा है, और उनकी मिली भगत से ही पूरी बिजली चोरी हो रही है जगह जगह पर, और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जो बढ़े हुए दाम है, थोड़ा बहुत उसकी वजह से भुगतना पड़ता है, और थोड़ा बहुत जो महंगे दामों पर मित्र लोगों से अपने बिजली खरीदते हैं उसकी वजह से भुगतना पड़ता है। ये बुंदेलखंड की बात मैं अब बताता हूँ कि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, युवा सभी वहाँ बेरोजगार हैं। वहाँ का किसान, जिनको इन्होंने वादा किया था ऋण माफ करेंगे और बाकी माफ करेंगे, 1-2 रुपया 50 पैसा ऋण माफ हुआ, वहां पे किसानों की यह हालत है कि यूरिया नहीं मिल रही है आज की डेट में उनको।
या फिर डीएपी के लिए, वो यूरिया के लिए जा रहे हैं, लेकिन पूरे दिन बिताने के बाद शाम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ जाता है। ये बड़ी डीएपी का मुश्किल भी है। सेम यही हाल है। ठीक है, इस पर जरा जवाब ले लेता हूं मैं। प्रशांत जी जरा जवाब दीजिए। किसान जो है घंटों घंटों लाइन में लगते हैं, आप कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ देने जा रहे हैं, लेकिन जो किसान है असल मायने में उनको क्या मिल रहा है? वो लाइन में लगे रहते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कि अब उनकी बारी आएगी, लेकिन जब आखिर में आप लाइन जो है वो काउंटर बंद हो जाता है, उनको वापस जो है खाली हाथ लौटना पड़ जाता है। क्या इस पर है? आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं तो हैं, डीएपी मिल रही है, लेकिन कहाँ मिल रही है? डीएपी मिल रही है, तथ्यहीन बातें करते हैं, कहीं एक आध जगह की घटनाओं को बताकर के पूरे प्रदेश को एक आध जगह की नहीं, पूरे बुंदेलखंड की घटनाएं हैं। हाँ, और किसानों के लिए जितना मोदी सरकार में और योगी सरकार में काम किया उसके पहले कहीं नहीं किया गया है। इसीलिए किसान 1 साल से धरने पे बैठे हैं। आपने इतने ज्यादा काम कर दिया है कि किसान इतने परेशान हो गए हैं कि आप उनका काम बंद कर दीजिए। मैं शुभेंदु जी, इन्होंने किसानों के लिए इतना काम किया कि किसान परेशान हो गए, 1 साल से धरने पे बैठे हैं। इन्होंने विकास इतना ज्यादा कर दिया कि विकास अनियंत्रित हो गया है, मारा फिर रहा है। बुंदेलखंड के लिए इन्होंने इतना काम कर दिया है कि बुंदेलखंड की जनता इनको दौड़ा ले रही है। ठीक है, मैं दिलीप यशवर्धन जी, ठीक है दिलीप जी, ये जो कहा जा रहा है कि किसानों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है और पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड की बारी है, तो क्या जनता से जब मुखातिब होंगे, प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे, तो एक आवाज भी उठेगी कि ये परेशानियां हैं, जरा इनको भी तो दूर कीजिए? शुभेंदु भाई, मैं कैंपेनिंग होगी, जब जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई भी राजनीतिक दल पहुंचेगा तो सवाल तो उठेंगे। शुभेंदु जी, यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ जनता कभी आवाज नहीं उठाती। यहाँ हमेशा राजनीतिक पार्टियां आवाज उठाती हैं और राजनीतिक पार्टियों का अपना एक एजेंडा होता है। सत्ता चाहिए होती है, कुर्सी चाहिए होती है, जनता का कंधा होता है, बोल उनके अपने होते हैं, एजेंडा उनका अपना होता है, टारगेट उनका अपना होता है। जिस दिन इस देश की जनता आवाज उठाना शुरू कर देगी, जिस दिन इस देश का जनतंत्र आवाज उठाना शुरू कर देगा, उस दिन इस देश की तस्वीर बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो एजेंडे जिस पर किसान की बात हो रही है, भुखमरी की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, 1951 में इस देश में जनतंत्र का कार्यक्रम शुरू हुआ था। 47 में आजाद होने के बाद 51 में पहली बार इलेक्शन हुए और 51 से लेकर के आज 21 तक ये मुद्दे बरकरार हैं। इन मुद्दों में टस से मस नहीं हुआ है। आप किसी भी इलेक्शन का एजेंडा उठा करके देख लीजिए, हर बार इसी बात पर बहस होती है, लेकिन निष्कर्ष आज तक नहीं निकला। समस्याएं सब गिनाते हैं, हर राजनीतिक पार्टी बैठ करके समस्या गिनाती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो समाधान नहीं कर पाती। बिल्कुल, वो समस्या फिर वो दूसरी पार्टी के लिए छोड़ देती है। ठीक है, और यही एजेंडा आप लेके आगे बढ़िए कि आखिर जब सत्ता में वापसी करने के लिए आप बहुत सारे वादे कर देते हैं, तो क्यों नहीं आप उन पर गौर करते हैं? क्या बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 22 का जो रोड मैप है, किस तरीके से वो पूरा हो पाएगा? क्या वाकई में बुंदेलखंड के ऊपर जो नजर है प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की, क्या उनके आने के बाद सियासी हवा बदलती हुई नजर आएगी? देखना दिलचस्प है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।